बल आघूर्ण के बारे में आज पढ़ेंगे। बल आघूर्ण को समझने के पहले यदि हम रेखीय गति की चर्चा करें कि रेखीय गति में किसी पिंड में रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए रेखीय गति में रेखीय त्वरण उत्पन्न करना चाहते हैं हम, तो उस पिंड पर या उस वस्तु पर हम बल लगाते हैं। रेखीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए हमको पिंड पर, वस्तु पर बल लगाना पड़ता है। जैसे कोई वस्तु जो है रेखीय गति कर रही है, उस पर हम यदि बल लगाते हैं तो उस बल के प्रभाव से जो है वस्तु जो है और त्वरित होने लगती है। ठीक इसी तरीके से घूर्णी गति की चर्चा यदि की जाए तो घूर्णी गति में कोणीय त्वरण, घूर्णी गति में कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए वस्तु पर बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः, अगर कोई पिंड या वस्तु किसी अक्ष के परितः घूमने में सक्षम है, पर्याप्त बल लगाने से वह पिंड घूम सकता है, तो उस पर हम बल लगाते हैं। उस स्थिति में यह पाते हैं कि वस्तु के घूर्णन अक्ष के करीब यदि बल लगाया जाए तो उस बल का प्रभाव उस वस्तु पर कम पड़ता है, और यदि बल को दूर लगाएं तो उसका प्रभाव कुछ ज्यादा रहता है। अर्थात कोई वस्तु यदि बल के प्रभाव से घूर्णन करने में सक्षम है किसी अक्ष के परितः, तो उस वस्तु पर घूर्णन अक्ष के करीब वाले भाग पर बल लगाते हैं तो उस बल का प्रभाव कम पड़ता है। दूर वाले भाग पर, वस्तु के दूर वाले भाग पर यदि बल लगाते हैं तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। जैसे किवाड़ यानी दरवाजा में कब्जा के करीब हम बल लगा करके या उसको बल के प्रभाव से कब्जा के करीब दरवाजा को बंद करना चाहें, करीब से, कब्जे के करीब से पकड़ करके, या अर्थात कहें कि कब्जे के करीब से बल लगाकर, तो हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा। करने का अर्थ है कि वहां पर बल जो लगा रहे हैं उस बल का प्रभाव कम पड़ रहा है, उसको बल लगाने के लिए हमको वहां पर अधिक बल लगाना पड़ रहा है। और यदि कब्जे से दूर बल लगाकर भी बंद करना चाहें दरवाजा को, तो हमको उस स्थिति में कम बल लगाना पड़ता है, अर्थात वहां पर बल का प्रभाव अधिक होता है। इसका अर्थ यह है कि कोई बल पिंड के अक्ष के पास लगाया जाए तो उसका प्रभाव, कोई बल जो है अक्ष के करीब या पास में लगाया जाए तो उस बल का प्रभाव जो है कम पड़ता है, उसका प्रभाव कम पड़ता है। यदि बल अक्ष से दूरी पर लगाएं, दूर बल लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव अधिक प्रभाव पड़ता है। दरवाजे वाले उदाहरण में ही अगर हम समान बल को देख करके चलें, कब्जे के करीब जो बल लगाते हैं उस बल के प्रभाव से दरवाजा कम मात्रा में घूमेगा, और कब्जे से दूर अगर लगाते हैं बल तो अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है, अर्थात दरवाजा
आसानी से हम बंद कर सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः जो घुमाने का प्रभाव है, यहां पर प्रभाव वाली बात आ रही है। किस चीज के प्रभाव की बात? बल के प्रभाव की। क्या बोला जा रहा है? किसी बल के द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाते हैं, तो घुमाने पर उस बल का जो प्रभाव है वही प्रभाव कहलाता है बल अगुण। अगर अक्ष के करीब बल लगा रहे हैं, अक्ष के करीब बल लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव कम पड़ रहा है, और अगर अक्ष से दूर लगा रहे हैं तो उसका प्रभाव अधिक पड़ रहा है। इसका अर्थ है कि बल का जो प्रभाव वस्तु पर पड़ रहा है, घूमने का प्रभाव, वही प्रभाव है बल अगुण। अर्थात किसी बल द्वारा किसी पिंड को किसी अक्ष के परितः घुमाने के प्रभाव को उस बल का बल अगुण कहते हैं। अभी जिन उदाहरणों पर चर्चा की गई उसमें दो बातें सामने आई कि बल अगुण का मान लगाए गए बल के मान पर, अर्थात बल के परिमाण पर, और घूर्णन अक्ष से क्रिया रेखा की दूरी, इन दो बातों पर निर्भर कर रहा है। बल का जो प्रभाव के बारे में जो चर्चा की जा रही है उसमें जो बल अगुण का मान है, बल का प्रभाव यानी बल अगुण का जो मान है, वह मान एक तो निर्भर कर रहा है बल के परिमाण पर, अर्थात बल का मान, और दूसरी बात जिस पर निर्भर करता है वह है बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, इन दो बातों पर निर्भर कर रहा है कि बल का परिमाण और घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच की, बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। सूत्र के रूप में यदि इसको लिखें तो बल आघूर्ण बराबर आ जाएगा बल गुना बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी, यह है अगुण का मान। जैसे अभी जिस उदाहरण के बारे में चर्चा की गई थी दरवाजा की, उसमें क्या था कि जो दूरी का मान जितना ज्यादा होता था तो उस लगाए गए बल का प्रभाव उतना ही अधिक होता था, अर्थात अगुण का मान अधिक होता था। दूरी कम रहती थी, अक्ष के करीब होता था, जब बल लगाते थे तो उसका प्रभाव कम पड़ता था, अर्थात तो कम घूमता था। ये है बल आघूर्ण। इसका मात्रक हो जाएगा, इस बल का मात्रक और ये जो दूरी आएगी यहाँ पर, उस दूरी का मात्रक, अर्थात न्यूटन मीटर, ये है मात्रक न्यूटन मीटर। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर इसको हम जूल नहीं लिखेंगे, जूल कार्य का मात्रक होता है। यहाँ पर बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, कार्य अदिश है।
इसका मात्रक न्यूटन मीटर लिखेंगे। विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होगा m l की घात 2 t की घात ऋण 2। यह इसका विमीय सूत्र, यहाँ विमाएं हैं इनके। तो यह था बल आघूर्ण, अर्थात क्या बोला गया कि कोई बल किसी पिंड के अक्ष के पास में लगाया जाता है तो उसका प्रभाव कम पड़ता है, और अक्ष से दूर लगाया जाता है अधिक दूरी पर तो उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। उदाहरण, किवाड़ पर कब्जे के पास बल लगा करके उसे बंद करें तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि लगाए गए बल का प्रभाव वहां पर कम पड़ रहा है। और कब्जे से दूर बल लगा करके बंद करना चाहें तो वहां पर कम बल लगाएंगे, क्योंकि वहां पर प्रभाव अधिक हो रहा है और दरवाजा बंद हो सकता है। यही प्रभाव कहलाया उस लगाए गए बल का आघूर्ण, बल आघूर्ण। इसमें आगे हम देखेंगे बल आघूर्ण का सदिश रूप। एक घूर्णन अक्ष y डैश के परितः एक पिंड है और यह पिंड इस अक्ष के परितः घूर्णी गति कर रहा है, कर सकता है। इसके अक्ष पर स्थित बिंदु O से R स्थिति पर अर्थात R दूरी पर बिंदु A है। बिंदु A पर बल F लगाया गया इस दिशा में। बल F की क्रिया रेखा, इसकी क्रिया रेखा OB पर लंब है, अर्थात ये इसको ले लेते हैं बिंदु B, ये O, ये जो OB है लाइन, इस पर यह क्रिया रेखा लंबवत है। तब आघूर्ण टाउ बराबर, हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर, बल आघूर्ण का सदिश रूप। बल आघूर्ण का सदिश रूप। तो यहां पर टाउ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू ओ बी। ऐसा। अब
अब मान लें R और F के मध्य कोण थीटा है, ये R सदिश जो है इसके और F इनके मध्य जो कोण बन रहा है ये कोण थीटा। तब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कोण OAB, OAB कोण क्या क्या बोला गया, OAB। इसमें कोण OAB बराबर थीटा, ये लंबवत भाग हो जाएगा सामने, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा OB अपॉन OA। और ये या OB बराबर OA साइन थीटा। OA का मान है ये सदिश R, इसको नोट कर लेते हैं, तो आ जाता है R साइन थीटा, उस सदिश का मान परिमाण। तो हमको प्राप्त हुआ OB इक्वल टू R साइन थीटा। इस मान को इस समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर इसको समीकरण 2 ले लें। समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर क्या मान रखेंगे, तो मान आ जाएगा हमको टाउ का मान प्राप्त होगा, टाउ इक्वल टू F इंटू OB का मान रख दें R साइन थीटा, OB का मान ये। यह अभी हम यहाँ पे इसका मान ले रहे हैं, उसकी दिशा की चर्चा अभी, लगाए गए बल का मान और दूरी का मान, अर्थात OB का जो लंबवत दूरी है उसको लिए। तो ये मान आया F इंटू R साइन थीटा, या इसको ऐसे लिख लें R F साइन थीटा इक्वल टू टाउ, इसका मान। अभी टाउ का मान, टाउ इक्वल टू आया R F साइन थीटा। इन राशियों को सदिशीय रूप में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू आ जाएगा R क्रॉस F, R क्रॉस F। अर्थात सदिश रूप में बल आघूर्ण टाउ R स्थिति सदिश R और बल F के सदिश गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात टाउ इक्वल टू R क्रॉस F, जहां पर R क्या है, R जो है बिंदु O से बिंदु A की स्थिति, F क्या है बिंदु A पर लगाए गए बल का मान। तो इन दोनों, इस स्थिति सदिश और इस बल के सदिश गुणनफल के मान के बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण का मान। अब इसमें कुछ स्थितियों को देखते हैं। पहली स्थिति, यदि R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0 तो टाउ का मान 0 होगा, मतलब बल आघूर्ण का मान 0 होगा। R का मान का मतलब क्या है, R का मान का मतलब R क्या है, घूर्णन अक्ष से उस बिंदु की दूरी जहां पर बल लगाया जा रहा है। अब अगर वो दूरी कम होते जा रही है, वह दूरी कम होते जा रही है, मतलब ये दूरी हम कम करते करते कहां पर बल लगा रहे हैं, उस स्वयं अक्ष पर ही लगा रहे हैं, ऐसा। तो बल को घूर्णन अक्ष के किसी बिंदु पर लगाते हैं, घूर्णन अक्ष पे ही, तो वहां पर आघूर्ण का मान 0 होगा। तो ऐसी स्थिति में इस सूत्र के अनुसार
अघूर्ण का मान 0 होगा। तो शुरुआत में जब उदाहरण जो समझाया गया था एक दरवाजा वाला, उसमें यही स्थिति आती है। यही कारण है कि किवाड़ को उसके कब्जे पर बल लगाकर ना तो बंद किया जा सकता है ना तो खोला जा सकता है आसानी से। दूसरी स्थिति, यदि साइन थीटा इक्वल टू 0 या ऐसा कहें थीटा इक्वल टू 0 या 180 अंश, साइन थीटा का मान 0 मतलब कि यदि थीटा के बराबर 0 है या 180 अंश है, उस स्थिति में बल क्रिया रेखा के उस बिंदु से होकर जाता है जिसके परितः पिंड घूमता है, तो बल आघूर्ण का मान 0 होगा। तो यहां पर दूसरी स्थिति में जो बताया गया कि थीटा इक्वल टू 0 या 180 अंश, मतलब उस स्थिति में क्या हो रहा है कि बल क्रिया रेखा के उस बिंदु से होकर जाता है जिसके परितः पिंड घूमता है, तो उस स्थिति में आघूर्ण का मान जो है अर्थात टाउ का मान 0 होगा। स्थिति तीसरी, साइन थीटा बराबर 1, साइन थीटा बराबर 1 अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि बल क्रिया रेखा की स्थिति सदिश के लंबवत है। क्रिया रेखा की स्थिति सदिश के लंबवत यदि बल लगाया जा रहा है, तब टाउ इक्वल टू यानी बल आघूर्ण का मान एफ आर अर्थात अधिकतम होगा। और अगली स्थिति, यदि बल का मान 0 है तो स्वाभाविक है कि किसी वस्तु पर यदि बल लग नहीं रहा है तो उसका प्रभाव भी नहीं आएगा। अर्थात यदि F इक्वल टू 0 तब की स्थिति में टाउ अर्थात आघूर्ण का मान 0। यदि पांचवा स्थिति R का मान अधिक, R का मान अधिक, इस सूत्र में देखिए R का मान जितना, अभी तो हम थीटा के मान को परिभाषित किए 3 स्थिति, पहले R का मान 0 ले लिए, तब की स्थिति में टाउ का मान 0, थीटा के स्थिति के लिए 0 पर या 180 पर 0 था और 90 पर अधिकतम था। बल को यदि हम नहीं लेते हैं, 0 मानते हैं, तब इसका मान 0 हो जाएगा। यदि R का मान 0 ना होकर के अधिक है तब क्या होगा? यानी बल क्रिया रेखा की घूर्णन अक्ष से बहुत अधिक दूरी पर लग रहा है। ये दूरी इससे क्या है? अधिक है। जैसा कि किवाड़ वाले एग्जाम्पल में था, दूरी इतनी अधिक हो रही है, तो दूरी अधिक होगी तो बल आघूर्ण का मान अधिक होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में कम बल से बल लगा करके पिंड को घुमाया जा सकता है। यह था बल आघूर्ण का मान। हम देखिए यहां पर बल आघूर्ण, जिसका सूत्र था बल आघूर्ण बराबर बल गुणा बल की क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी। इसको सदिश रूप में मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लिखे, ये यहां पर ये ऐसा रहेगा। समीकरण एक शुरुआत में जो बताया गया वो इस रूप में रहेगा कि आघूर्ण टाउ मान ले रहे हैं, अभी दिशा नहीं ले रहे हैं, अभी उसका सिर्फ मान परिमाण लेके चल रहे हैं। तो आघूर्ण का मान बराबर F बल का मान और ये दूरी का मान। इस व्यंजक को सॉल्व किए, फिर इस समीकरण को, यह समीकरण मतलब इसको हम समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं और ये अंतिम को समीकरण
इस समीकरण 3 को अर्थात जो बल अघूर्ण का जो मान प्राप्त हुआ है उसको सदिश रूप में व्यक्त करेंगे तो हमको समीकरण 4 प्राप्त होगा। इस आधार पर हम कुछ दैनिक जीवन से संबंधित उदाहरणों को भी देख सकते हैं। जैसे पेंचकस का हत्था चौड़ा बनाया जाता है। पेंचकस का हत्था मतलब पेचकस का जो ऊपर का भिंडी रहता है वो थोड़ा चौड़ा रहता है। चौड़ा रहने से क्या है, क्रिया रेखा की जो बल आरोपित बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी का मान बढ़ जाता है और लंबवत दूरी का मान जब बढ़ जाता है तो बल अघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो चौड़े हत्था वाले पेचकस से जब हम किसी स्क्रू को घुमाएंगे खोलेंगे तो वहां पर वह आसानी से खुल जाता है क्योंकि वहां पे बल का प्रभाव अधिक होता है। आटा पीसने की चक्की में हत्था परिधि के पास में लगाया जाता है। आटा पीसने की चक्की में, जैसे ये चक्की है ये अक्ष हो जाता है तो उसका हैंडल ये किनारे में लगाया जाता है, यहाँ पर परिधि के पास में। इससे क्या होता है, ये दूरी ये आसानी से क्या होता है, दूरी का मान, लंबवत दूरी का मान जो है क्रिया रेखा की अक्ष से लंबवत दूरी का मान बढ़ने के कारण बल अघूर्ण का मान बढ़ जाता है और वह आसानी से घूमता है। अगले टॉपिक इसमें हम देखते हैं कोणीय संवेग। जैसे हम रेखीय गति में किसी वस्तु के संवेग से तात्पर्य समझते हैं पारिभाषिक सूत्र के रूप में, तो उस वस्तु का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। गति के नियम में जो संवेग को बताया गया है वह संवेग जो है वस्तु पर आरोपित बल को दर्शाता है। जैसे नियम किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात रेखीय गति में संवेग बल से जुड़ा हुआ है, वैसे ही हमको घूर्णी गति में कोणीय संवेग के बारे में देखना है। कोणीय संवेग क्या है? किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः अघूर्ण, रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के परितः अघूर्ण, उस कण का उस घूर्णन अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। क्या बताया मैं पहले? सिंपल से संवेग के बारे में बताया हम कि संवेग जो है रेखीय गति में रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल को दर्शाता है। कोणीय संवेग क्या है? तो रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः अघूर्ण, ऐसे कहेंगे। अर्थात कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणा अक्ष से कण की लंबवत दूरी।
यह है कोणीय संवेग। इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यह है कोणीय संवेग का कि किसी कण के रेखीय संवेग का किसी घूर्णन अक्ष के परितः अघूर्ण उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। विमी सूत्र होगा इसका m l स्क्वायर t माइनस टी की घात जो है वह -1 हो जाएगा। यह क्या है? ये मात्रक है और यह विमीय सूत्र। विमीय सूत्र आया m l की घात 2 m की घात 1 l की घात 2 t की घात ऋण 1। इसका व्यंजक देखते हैं कोणीय संवेग का। मान लो m द्रव्यमान का एक कण है, कण A। ये है कण A। जिसका स्थिति सदिश है R। बिंदु O से इसकी स्थिति सदिश है R। इस कण का रेखीय संवेग है P। तब इसका हम कोणीय संवेग ज्ञात करेंगे। इसमें O B पर AB लंब है, यहां पर कोण थीटा, स्थिति सदिश R, यह एक z अक्ष है, x y अक्ष मिलते हैं। इसकी व्याख्या हम ले लेंगे। m द्रव्यमान का एक कण मूल बिंदु से r, मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति इसकी r है। कण का रेखीय संवेग माना p है। कोणीय संवेग बराबर हो जाएगा L = P × OB, अर्थात सूत्र के अनुसार लंबवत अक्ष से कण की लंबवत दूरी। ये कण यहाँ पर है, यहाँ से इस जगह से लंबवत दूरी ये है OB। तो L = P × OB। अब त्रिभुज OBA में यहाँ पर ये 90 अंश कोण बनेगा लंबवत। OBA में देखते हैं sin थीटा = आ जाएगा OB/OA या OB = OA sin थीटा, या OA का मान रखने तो R sin थीटा = आ जाएगा OB। यह समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 L = P × OB में समीकरण नंबर 2 OB का मान रखते हैं। OB का मान कितना? OB का मान आया R sin थीटा। इस मान को रखेंगे तो L बराबर प्राप्त हो जाएगा P × R
साइन थीटा, P गुणा R साइन थीटा। किंतु सदिशीय रूप में हम जानते हैं कि यदि दो सदिश का गुणा किया जाए, ऐसे R और P दो सदिश हैं, इनका सदिश गुणनफल करें तो ये मान प्राप्त होगा PR साइन थीटा गुणा n। यहाँ पर n क्या है? इन दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है n। इस कारण हम यहाँ पर PR साइन थीटा के बदले में R क्रॉस P रख सकते हैं, अर्थात यह हो जाएगा क्या, दो सदिशों का सदिश गुणनफल है, तो L सदिशीय रूप में हो जाएगा R क्रॉस P, R क्रॉस P। यह है कोणीय संवेग का सूत्र। इस प्रकार कोणीय संवेग का मान L R और P के सदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब भौतिक अर्थ, जैसा कि प्रारंभ में रेखीय संवेग के बारे में चर्चा किया गया था इस टॉपिक में, कि सरल रेखीय गति में जिस प्रकार किसी कण की रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, जो दूसरा नियम के अनुसार बताया जा रहा है गति के दूसरे नियम में, कि रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल को दर्शाता है, बल के अनुक्रमानुपाती होता है जो, ठीक उसी प्रकार से घूर्णन गति में कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर बल आघूर्ण को दर्शाएगा। क्या बोला गया? कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात dL/dt किसको दर्शाता है? ये बल आघूर्ण को। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं कि रेखीय संवेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो बल को बता रहा है, तो वैसे ही यहाँ पर कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर अर्थात dL/dt यह दर्शाएगा बल आघूर्ण को, जहाँ पर टाउ बल आघूर्ण है, L कोणीय संवेग में कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर। इस प्रकार वस्तु को घुमाने वाली गति की माप को दर्शाता है। L क्या दर्शाता है? घुमाने वाली गति की माप को। तो यही है कोणीय संवेग। ठीक, धन्यवाद।